जिस तरह वो अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर रहे हैं ना, वो अपनी इकॉनमी को स्टेबल करें। ऑफ कोर्स हर कंट्री अपना फ़ायदा सोचता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ तो हम उनसे सीख लें यार। हम उन्हीं के साथ आज़ाद हुए थे, हम बांग्लादेश के पहले आज़ाद हुए थे, लेकिन हमसे आज़ाद हो गया। हमें उनकी इकॉनमी से कुछ सीखना चाहिए। से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी काफ़ी सारी ज़मीनात हैं, लेकिन आजकल जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, अब सबके सामने बच्चा जानता है कि कौन सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इस वजह से ना हमें फर्टिलाइज़र मिल रहा है, ना हमारे पास मशीनरी जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, वो हल वगैरह हो गए, वो इतने महंगे हैं कि आम बंदे की पहुंच से दूर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बड़े बिंदास किस्म का टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते चलें यूके और इंडिया की, तो अभी कुछ अर्से पहले खबर आई थी कि उनके आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, लेकिन अभी उनके बीच में एक स्कीम लॉन्च हुई है, यंग प्रोफेशनल स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग 3,000 बंदे जो हैं वो इंडिया से यूके जाएंगे और वहाँ पे वो बगैर किसी रेजिडेंस फ़ी के, बगैर किसी, अगर हम बात करें स्पॉन्सरशिप लेटर के, वहाँ पे वो जाके रह सकते हैं 2 साल के लिए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि भाई जहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर गेट आउट पाकिस्तान का एक ट्रेंड चल रहा था, वहाँ पे इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है, वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंट्री के अंदर बुला के 2 साल का स्टे करवाया जा रहा है। क्या ऐसी खास वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ? आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्बास साहब, हमारे हमसाया मुल्क जो हैं इंडिया, वहाँ से एक रीसेंट न्यूज़ सामने आई है और उनकी यूके के साथ अगर हम बात करें तो उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, एक इंडियन हैं, ऋषि सुनक। लेकिन अब एक रीसेंट खबर सामने आ रही है कि 3,000 प्रोफेशनल जो हैं वो प्रोफेशनल स्कीम के तहत अब जाएंगे यूके इंडिया से, और विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी मतलब स्पॉन्सर, और मतलब उनका वहाँ पे कोई एक्सपेंस भी नहीं होगा, और वो वहाँ पे रहेंगे 2 साल और उसके बाद वो फिर अपनी कंट्री में वापस आएंगे। ऐसा पाकिस्तानी अब क्या देखते हैं कि यार इंडियंस को इतने मौके मिल रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो पहले 3,000 प्रोफेशनल्स एक दफ़ा गए थे, अब ऋषि सुनक के आने के बाद अब 3,000 प्रोफेशनल्स फिर जा रहे हैं। क्या हो क्या रहा है ये? पहले बात करें तो हर कंट्री इंडिया के लिए अपने दरवाजे खोली जा रही है। इंडिया की इकॉनमी एक बहुत ज़्यादा स्टेबल और बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान के साथ उसको साइड बाय साइड कंपेयर करना नहीं बनता। पाकिस्तान की इकॉनमी एक छोटी इकॉनमी है। पाकिस्तान को आप कंपेयर करें भी सही, जो बात है पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात बहुत बुरे हैं। बांग्लादेश के साथ कंपेयर करके देख लें, वो भी हमसे अच्छी है, वो भी हमसे बहुत अच्छी जा रही है। हमारे रुपये का आप रेट चेक कर लें, इंडिया के रुपये का आप रेट चेक कर लें, हमारे रुपये का रेट इंडिया के रुपये से भी कम है। सर बंगाली टके से भी कम है, बंगाली टके से भी अगर कम है। आप देख लें 82 रुपीज़ पे $82 इंडियन रुपीज़ पे डॉलर खड़ा हुआ है और 228 पाकिस्तानी रुपीज़ ओपन मार्केट में 258 का है। ओपन मार्केट में तो चलें, ऑफिशियली आप देख लेना। सर मेरी बात सुने, हमारे जो अपने यहाँ पे सियासतदान हैं, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बात करते हैं कि इसहाक डार जो हमारे इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन रिजर्व्स को ख़त्म करी जा रहे हैं डॉलर को स्टेबल करने के लिए, मतलब कि डॉलर का रेट बनाने के लिए वो आर्टिफिशियली उसको स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वो कह रहे हैं ओपन मार्केट के अंदर आप डॉलर का रेट देखेंगे ना, तो वो तकरीबन 252 to 258 रुपीज़ आ रहा है, यानी कि 260 तक डॉलर जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है। सही बात। इंडिया के अंदर वही 88 का, 88 रुपीज़ के। अब देखें पाकिस्तान और इंडिया की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब चीज़ों को ना बेहतरी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। अब अगर हम चीज़ों को देखें कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर किस तरह हो सकती है, वो बेहतर इस तरह हो सकती है कि यार अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। जो इंडिया की एक्सपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा था कि इंडिया जो है वो पत्ती का, टी का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर, और उसके अलावा बात करें तो वो शुगर का भी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है, प्रोड्यूसर है। क्या मतलब वो उनकी फार्मिंग के क्या कोई ज़बरदस्त है, या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे जो मतलब आप कह लें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो अच्छी हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, जो पाकिस्तानी इतना नीचे जा रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आप इंडिया की इकॉनमी के साथ बार बार कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर इंडिया इतना सेकंड एक्सपोर्टर ऑफ टी है ना, तो पाकिस्तान एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी है। हम बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं। हमारे मिनिस्टर्स टीवी पे आके कह रहे हैं कि मेहरबानी करें जी आप थोड़ी सी चाय काम कर दें। तो इकॉनमी के हालात तो बहुत बुरे हैं। आप पेट्रोलियम को देख लें, रूस से आराम सुकून से इंडिया तेल ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो सैंक्शन की तरह बना हुआ है। इमरान खान के दौरे के बावजूद रूस इंडिया से अपना कॉरिडोर भी बनाने जा रहा है। हम चाइना के साथ बनाने जा रहे हैं ना। हमने पहले अमेरिका को अबू बनाया हुआ था, अब हमने चाइना को अबू बना लिया है। ठीक है, देखें अब हमने सी पे कितना बड़ा वो कर रहे हैं हमारे पास। हमारा वही हिसाब है कि मेरी जगह के ऊपर आप दुकान बना रहे हैं, सारी ज़िंदगी आप उसी दुकान में बैठेंगे, मुझे सिर्फ किराया ही आना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे दुकान मिल जाएगी। ये किसी हद तक तो बहुत अच्छी बात है। हमारा सी यूटिलाइज होगा,
हमारा एरिया यूटिलाइज होगा, चलें किसी हद तक हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे, हमें कोई नौकरियां भी मिल जाएंगी, हमारी आवाम के लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा। और सबसे निगलेक्टेड सूबा जो हमारा बलोचिस्तान, वो भी चले, उनको ये हो जाएगा। लॉलीपॉप दे दिया है किस्म काम ने उनको, बलूचिस्तानियों को लॉलीपॉप मिला है। लॉलीपॉप ही है ना, सी पैक देख लें, सिर्फ उसे सुई से निकलती है गैस, सुई में ही नहीं मिलती। ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है। कराची तक गैस चली गई, खैबर तक चली गई, सुई में नहीं मिली। मतलब जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ से निकल रही है, उन्हीं को गैस नहीं मिल उनको नहीं मिली गैस, उनको कभी भी गैस नहीं मिली वो। रही। तो फिर इस हिसाब से वो सही कहते हैं ना कि भाई हमें हमारे हकूक नहीं मिलते। लेकिन जब उन्होंने आपके साथ पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो लोग होंगे ये यहाँ पे रहेंगे, इनको नौकरियाँ प्रोवाइड की जाएंगी। कायद-ए-आज़म के साथ सवात वालों ने जब ये किया था, जिस तरह करम एजेंसी हो गई, डिफरेंट एजेंसीज ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था ना। देखिए पाकिस्तान के जो इलाके थे जहाँ पे मुसलमान आबाद थे, वो पाकिस्तान बना, ये बहुत पहले की चीज़ें हो गई हैं। अभी बात यह है कि मौजूदा अगर हम इकोनॉमी को सपोर्ट करने की देखें ना, आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, आपको एक खुशखबरी दी गई थी कि 40 रुपये डीजल कम हो रहा है। हम दोस्त आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि यार कोई डीजल वाली गाड़ी ले लेते, कम से कम 40 रुपये कम होने जा रहा है, लेकिन नहीं हुआ। आपका 11-12 रुपये पेट्रोल कम होने जा रहा था, वो नहीं हुआ। मैं जो बात कर रहा था रूस वाली, रूस में ये हुआ कि इमरान खान साहब गए, आपके आर्मी चीफ ने उनको भेजा कि आप जाएं उनके साथ बात करें, लेकिन हमारे जो फर्स्ट फादर है अमेरिका, उनके रूस के साथ तो कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो हम कैसे उनके साथ बिगाड़ सकते हैं। देखिए पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक हम तो IMF से पैसे ले रहे हैं, तो अगर हमें पैसे चाहिए तो रूस से तेल तो हमें मिलने से रहा। सर हमारी चाइना के साथ भी दोस्ती है, हम आपके मुताबिक हमारे फर्स्ट फादर जो हैं वो US से हैं, लेकिन US से और चाइना का तो आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। देखें बात ये है कि हम वर्ल्ड लेवल पे नहीं देख रहे, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम वर्ल्ड लेवल पे जाके देखें। हमें तो ये ज़रूरत है कि हमारी इकानमी किसी तरह। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया और US के काफ़ी अच्छे रिलेशन जा रहे हैं, और इंडिया और चाइना के आपस में रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। वर्ल्ड लेवल पे कभी भी रिलेशन आपकी और मेरी वजह से ख़राब नहीं होते, हमेशा रिलेशन होता है। आपको कोई फ़ायदा होगा, आप उस कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रखोगे। जितनी बड़ी इंडिया की इकॉनमी है, क्यों नहीं हम आएगा वो ट्रंप इंडिया में? ट्रंप देखिए इंडिया में आया है। सर अब तो बाइडन आ गए ना, ट्रंप तो आया था ना, बाइडन तो चलें बाद में, ट्रंप इंडिया में आया, चाहे किसी को कुछ समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी, वो वहाँ पे तकरीर करके गया। सिर्फ क्या फ़ायदा हुआ उनको? फ़ायदा ये हुआ कि उन दोनों ने एक दूसरे की इकानमी को सपोर्ट किया। बुरे बहुत हम भी नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे इंडियंस भी नहीं हैं, लेकिन इस सेंस में कि हमारी एथिकल वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। लेकिन बात यह है कि हम लोग एक ही वो इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी एथनिसिटी सेम है, लेकिन उनका जितना बड़ा एरिया है, जितने उनके सूबे हैं, जितना चाइना हमसे बड़ा है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, हम लोग उनके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। लेकिन हमारे लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि हम लोग तो बांग्लादेशी टके से भी नीचे चले गए। हमारे उनको हम किसी ज़माने में कहते होते थे कि भाई तुम्हारी औकात क्या, तुम लोग छोटे कद के हो, लेकिन आज वही हमारे से मतलब कहना नहीं चाहिए। काले लोग, वही काले जिनको हम काले कहते थे कि ये बंगाली, हम इनके साथ रह नहीं सकते, जिनको हम कहते थे कि हम इनके साथ चल नहीं सकते, वो हमारे साथ ना चले, हमारे ज़बान नहीं बोल सकते, आज वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं भाई। मुझे तो लगता है अब हमें बांग्लादेश के लोग जो हैं उनको बुला के उनसे सीखना चाहिए कि भाई हमें थोड़ा सिखा दो कि अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको कैसे बेहतर करना है। बंगाली एक्सपोर्ट्स पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा, आपको इस चीज़ का पता है? चलें एक्सपोर्ट्स की बात हो गई, अगर आप अपने पॉलिटिक्स में देख लें ना, आपकी पॉलिटिक्स चलती है ख़ानदानी। मैं यहाँ पे क्रिटिक नहीं करना चाहता, लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कि हिना रब्बानी खर को हमें फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहिए था या किसी सबका सदर के बेटे को बनाना चाहिए था? हिना रब्बानी खर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। इंडियंस उसके बारे में बात करते हैं कि उसको आपको अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहिए था। फॉरेन मिनिस्टर आपका अच्छा होगा, सेक्रेटरी बना लिया ना उनको, फॉरेन सेक्रेटरी बना लिया, फॉरेन सेक्रेटरी तो बना लिया, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं ना बनाया। देखें भुट्टो साहब आ गए ना, वही बात आ गई ना। देखें फिर वो आपकी आ गई ना खानदानी सियासत, वहाँ पे मोरूसी सियासत आ गई। अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि यार चलें, जो हमारे मौजूदा हालात हैं वो तो हैं, जिस तरह हमारी सियासत चलती है, एक चलन है हमारी सियासत का। हमारे पास करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन को कम करने की ज़रूरत है। सारी बातें एक तरफ, अगर हम इंडिया के साथ ये देखें, हमारी ट्रेड इंडिया के साथ शुरू हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि हमारे फिर यहाँ पे जो एक लाइन के फ़र्क से वही प्याज यहाँ पे इस वक्त 250 रुपये किलो मिल रहा है, लाइन से उधर जाते हैं वही प्याज वहाँ पे 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा है। मैंने आपको पहले बताया दोनों एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं। तो सर नहीं, पाकिस्तान कहाँ से एग्रीकल्चरल कंट्री है? पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाम जो है वो आपको गंदम प्रोवाइड कर रही है। सर गंदम हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, गंदम आप रशिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत ज़्यादा है ना। आपकी पॉपुलेशन ही आपको सही नहीं बताएगी, आपको 22 करोड़ बताएगी, ये अनऑफिशियली 25 करोड़ होगी। जब तक आप चीज़ों को सही से लेके नहीं चलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि लोग कितने हैं, आपकी ज़रूरत कितनी है, तो उस हिसाब से आप आपकी प्रोडक्शन बेसिकली कम है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं। आप अपनी पोर्ट्स के ऊपर देख लें, आपकी ड्राई पोर्ट्स के ऊपर देख लें, आप लोग स्टॉक करते हैं चीज़ों को। सर एलसीज अभी तक खड़ी नहीं है, आप लोगों की एक्सपोर्ट्स खुल ही नहीं रही।
किस वजह से नहीं खुल, सिर्फ एक्सपोर्ट वो नहीं खुल रही जो आपकी गाड़ी है, जो मेरी ज़रूरत है, मैंने गाड़ी एक्सपोर्ट की है, मैंने तो पे किया है ना, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन की वजह से मेरी गाड़ी मेरे तक नहीं पहुंच रही। देखिए हम इंपोर्ट जो है हम करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या है, हमारी एक्सपोर्ट जीरो है, बहुत कम एक्सपोर्ट्स हैं। सर फिजिकल ईयर 2020 और 2021 के अंदर मैं आपको एक फ़िगर बताता हूँ, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो थी वो तकरीबन 26 बिलियन डॉलर्स की थी एक्सपोर्ट्स, और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो थी वो 56 बिलियन डॉलर्स की थी, 56 बिलियन डॉलर की थी। देखिए ये तो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं जो बाहर से पाकिस्तानी लोग पैसे भेज देते हैं, जिनको हम फॉरेन क्या कहते हैं, फॉरेन फंडिंग कहते हैं। यहाँ पे अगर फॉरेन फंडिंग ना हो तो मेरा ख्याल है फिर तो हम वैसे ही डिफॉल्ट हैं। देखिए इतने बुरे हालात नहीं है पाकिस्तान के, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया है। हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, हमें अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, हमें दुनिया के साथ अच्छा चाल चलन रखने की ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है। मुझे सिर्फ ये बताएं, इंडियंस के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? इंडियंस के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हैं ना, वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करें। ऑफ कोर्स हर कंट्री अपना फ़ायदा सोचता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ तो हम उनसे सीख लें यार। हम उन्हीं के साथ आज़ाद हुए थे, हम बांग्लादेश के पहले आज़ाद हुए थे, लेकिन हमसे आज़ाद हो गए। हमें उनकी इकोनॉमी से कुछ सीखना चाहिए, अच्छे लोगों को लेकर आना चाहिए जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। थैंक यू। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। नाम क्या है? मोहम्मद शाहिर। मोहम्मद शाहिर। सर बेसिकली अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया और यूके, इन दोनों का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है यंग क्या था यंग प्रोफेशनल्स की। आपने ना थोड़ा सा उसकी उस इधर को देखा, सही आगे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिर। मोहम्मद शाहिर साहब क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ, अभी इंटर किया है मैंने। अभी इंटर किया आपने? सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ बड़ा ही एक ज़बरदस्त टॉपिक है और बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आई है, और वो न्यूज़ ये है कि इंडिया और यूके के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, यंग प्रोफेशनल्स एग्रीमेंट। एक स्कीम लॉन्च हुई है कि इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया से अब 3000 प्रोफेशनल जाएंगे यूके में विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी मतलब किसी भी तरह की फ़ी नहीं उनको देनी पड़ेगी, और किसी किस्म के स्पॉन्सर की उनको ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ पे स्टे करेंगे। एज़ आ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि जहाँ पे अगर हमने एज़ आ पाकिस्तानी, अभी बैक कैमरा आप बता रहे थे कि आइल्स करना पड़ रहा है, टोफल करना पड़ रहा है, हमने अगर एज़ आ स्टूडेंट भी कहीं पे जाना है, लेकिन इंडियंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो विदाउट किसी मतलब परमिट के उनको वहाँ पे फ्री रेजिडेंस मिल रही है, और किसी भी तरह का कोई उनको मतलब हेजिटेट नहीं हो रहे वो लोग, तो क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये मैंने अभी इस बारे में देखा है कि सिर्फ यूके ने ही अभी अलाउ किया है। 3000 बंदे वो मतलब है कि कैंडिडेट्स उन्होंने मांगे हैं और उन्हें वो फ्री वीज़ा दे रहे हैं। वो देखें बेसिकली एक मुल्क आपसे क्या मांगता है, आपसे वो मांगता है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, आप उसकी इकानमी बढ़ाएं, आप उस मुल्क का फ्यूचर हैं। तो जब आप यूके जाएंगे पढ़ेंगे, आप उस मुल्क के फ्यूचर को बढ़ाएंगे ना। लेकिन वो प्रोफेशनल्स जा रहे हैं ना। प्रोफेशनल्स यार, जब आप प्रोफेशनल्स जाएंगे, जी जो प्रोफेशनल्स जाएंगे तो वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इंडिया का मैंने रिसेंटली देखा है, उनका एक मिनिस्टर है, उसने जो है ना मतलब एजुकेशन को इतना ज़बरदस्त बढ़ा दिया है, और उन्होंने अपने मतलब है कि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको इन्वेस्टमेंट दी है, थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट दी है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स ने मिल मिलाकर एक ऐसी डिवाइस बनाई है। मैं ये एक व्लॉग देख रहा था एक आदमी का, तो जो वो मतलब है कि वो एक शॉप है उसके लॉक पर लगाते हैं, तो जैसे ही कोई लॉक तोड़ने की कोशिश करता है वो मतलब है कि जो नंबर उसके साथ ऐड होंगे वो कॉल उधर चली जाएगी। जिन नंबर्स के साथ वो सिंक होगा उनको कॉल चली जाएगी। 3 नंबर ऐड हो सकते हैं उनमें। अब देखें हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा जिसने कोई मतलब है कि इस एज में कोई इन्वेंशन की हो, कोई ऐसी चीज़, हाँ अगर मतलब है कि वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारे यहाँ पर टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट कोई नहीं। ऐसे टैलेंट का क्या करना है, मुझे वो टैलेंट की पता नहीं लगता कि हर पाकिस्तानी ये बात क्यों करता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे है टैलेंट? अगर टैलेंट होता है तो वो उभर के खुद सामने आ जाता है। अगर हम इस वक्त बात करें, जो पाकिस्तान में टैलेंट था वो उभर के खुद सामने आया। अरफा करीम में एक टैलेंट थी, वो उभर के खुद सामने आई, वो खुद उन्होंने अपना एक नाम बनवाया कि भाई मेरे पास कुछ है। तो जो कुछ होगा ही नहीं तो वो क्या फ़ायदा फिर ऐसी चीज़ का? नहीं जी, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ मिलती है सोशल मीडिया पर, और कई ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने अपना इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाए हैं, जो कि मतलब है कि ओवरनाइट चार्जिंग पर लगा थे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, जिनको मतलब है कि ये टास्क मिला था और उन्होंने बनाए हैं। लेकिन देखें वो बस कुछ ही दिन की उनकी फेम थी, कुछ ही दिन का उनका जो है ना फेम था, बस उसके बाद किसी ने ना उनको पूछा, ना उनको कोई कंट्रीब्यूट की, ना हुकूमत की तरफ से उन्हें कुछ मिला ताकि वो जो है ना इस चीज़ को बढ़ाएँ। अभी
ये जो बोतल आपने हाथ में पकड़ी हुई है ये भी कोक कंपनी की है, ये भी पाकिस्तानी कंपनी की नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर वहाँ पे काफ़ी उनकी अपनी कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे खुद प्रोड्यूस करती हैं और ख़ुद वहाँ पे सेल करती हैं। गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बाइक्स वो खुद बना रहे हैं। पाकिस्तान में तो गाड़ी भी हमें जो है वो चाइना से और जापान वगैरह से लानी क्या नाम है इंपोर्ट करवानी पड़ती है। शुगर की बात करें तो वो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, वीट की बात करें तो वो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं अपने आपको एक एग्रीकल्चर कंट्री है। देखिए ये सुन के बड़ा अफसोस होता है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे एग्रीकल्चर कंट्री हैं अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। बेसिकली मैं खुद जो है ना एक एग्रीकल्चर फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी काफ़ी सारी ज़मीनात हैं, लेकिन आजकल जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है अब सबके सामने बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इस वजह से ना हमें फर्टिलाइज़र मिल रहा है, ना हमारे पास मशीनरी जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, वो हल वगैरह हो गए, वो इतने महंगे हैं कि आम बंदे की पहुँच से दूर है। गाँव का एक चौधरी ले लेता है, बाकी जो है ना उसकी मिन्नत समाजत करके उसे रेंट पर ले लेते हैं। अगर या उसका कोई करीबी होगा तो वो कुछ टाइम के लिए जो है ना अपना डीजल पेट्रोल डालकर चला लेते हैं। तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए वो मतलब है कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स करे, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसकी वजह से फाइनेंस को फ़ायदा हो, जिसकी वजह से जो है ना किसानों को फ़ायदा हो। तो आपकी सारी बात समझ के क्या मुझे ये आपकी बात से ये लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं जो इंडिया इतना फ्लरिश कर रहा है। सारे पॉलिटिशियन नहीं, कुछ पॉलिटिशियंस उनके ऐसे हैं। अभी एक बड़ा मतलब कि फेमस हुआ है पॉलिटिशियन, उसकी काफ़ी सारी वीडियोस वायरल होती हैं। वही इंडियन एजुकेशन को जो है ना मतलब है कि बढ़ा चढ़ा रहा है। और इस तरह मतलब है कि हमें भी कोई एक आध पॉलिटिशियन ऐसा आ जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये हमारी ऊपर पाकिस्तानी हम इंडिया से कम्पीट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार, इंडिया एट द मोमेंट हम कर सकते हैं। एट अ मोमेंट अगर मतलब है कि हम सभी लग जाएं, हम सभी अपने पर्सनल जो है ना फ़ायदों को छोड़कर मुल्क के फ़ायदों को देखें और मुल्क के हुक्मरान जो है ना वो भी मतलब है कि मुल्क के फ़ायदे को देखें, तो हम इंडिया को कहाँ छोड़ देंगे। लेकिन यार अगर इस वक्त हम बात करें हमारी इकॉनमी जो है, आपको पता है कि अभी पिछले दिनों ये खबर चल रही थी कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी मतलब हम क्या बंदा बैंकरप्ट होने जा रहे थे। मैं वर्ड नहीं वो कहना चाह रहा था, लेकिन हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे। इंडिया की बात करें तो इंडियन इकॉनमी जो है वो इस वक्त 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, हमारी 359 बिलियन डॉलर्स की, और वो भी हम मांग तांग के अपना पूरा कर रहे होते हैं। देखें जी, बेसिकली जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मतलब है कि कुछ उनके पास अमाउंट होती है, वो चले जाते हैं अमेरिका वेस्ट में, वो चले जाते हैं दुबई में प्रॉपर्टी का काम करने, कोई और बिज़नेस करने, क्योंकि वहाँ पर बिज़नेस प्रोटेक्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको इंश्योरेंस मिला होता है, आपका बिज़नेस मतलब है कि फेलियर के चांसेस नहीं होते। यहाँ पर वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर नहीं सकते इस ख़तरे से। तो इंडिया के अंदर जो है वहाँ पे आपको लगता है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट है जो वहाँ का इन्वेस्टर वहीं पे इन्वेस्ट करता है? देखें काफ़ी सारे मतलब है कि वो वहाँ पर एक महिंद्रा कंपनी है, उनकी टाटा कंपनी है, टाटा ओन्स ऑल ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया, बहुत बड़ी कंपनी है और वही इंडिया को चला रही है मेजॉरिटी। पाकिस्तान में तो कोई ऐसी कंपनीज भी नहीं है। पाकिस्तानी मतलब है कि इसमें लोगों का बड़ा किरदार है, वो यहाँ मतलब है कि रिस्क लेना नहीं चाहते। बिज़नेस का तो पहला रूल यही है कि जी आप रिस्क लेंगे तो आपका बिज़नेस चढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ पर हाँ प्रॉपर्टी का बिज़नेस कुछ लोग चला रहे हैं, लेकिन वही जो मतलब है कि ऊपर लेवल, वो भी मोनोपोली हो गई भी है ना। हाँ मोनोपोली हो गई, ऊपर लेवल वाले ही चला रहे हैं, एलीट लोग कह लें। बाकी छोटे मोटे तो आजकल प्रॉपर्टी। इंडियंस के लिए कोई पैगाम? मैं तो जी लव का पैगाम ही दूंगा कि हम मतलब है कि तमाम इंसान इक्वल्स हैं। ये है कि बस जी तमाम इंसान इक्वल हैं, हम उनके लिए कोई हेट नहीं रखते। हम उनको मतलब है कि वो अगर बढ़ रहे हैं हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मतलब है कि ये जो हमारे हिंदू मुस्लिम फसादात हैं, मैं चाहता हूँ ये ना हो बिल्कुल। इनका मतलब है कि हमारी इस पर कोई असरअंदाज ना हो। ट्रेड हमारी आपस में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड नहीं हो रही है कोई काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं ट्रेड हो सकती हैं और काफ़ी दोनों मुल्कों को फ़ायदा दे सकती हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि मतलब है कि रिलीजन को साइड पर रख के फिल वक्त इकानमी को देखा जाए और ट्रेड की जाए। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अम्माद जैदी। जैदी साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एज एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग का बेसिकली काम है। सेल्स एंड मार्केटिंग से आपका ताल्लुक है। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो टॉपिक फॉर द डेज़ अगर हम बात करते चलें इंडिया की, तो उसके इस वक्त फ़ॉरेन रिलेशन काफ़ी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। उनके जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो काफ़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं कि उनके रिलेशन आए दिन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ बनते जा रहे हैं और काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। अभी यूके और इंडिया के बीच में एक हम कह लें कि एग्रीमेंट साइन हुआ है। यंग प्रोफेशनल स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है, जिससे 3000 जो हैं वो इंडिया से बंदे जाएंगे यूके, और वो वहाँ पे बगैर किसी वीज़े के, बगैर किसी बात करें अगर हम,
और अगर हम बात करें कि वो वहाँ पे बगैर किसी फ़ी के, मतलब किसी चार्जेस के वो वहाँ पे रहेंगे, ना उनको कोई रेंट देना पड़ेगा, ना कोई और सिस्टम है, क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो दिन ब दिन इस तरह की तरक्की करते जा रहे हैं। इसमें तो सबसे पहली बात ये है कि पॉलिटिशियंस की लॉयल्टी सबसे ज़्यादा तो अहम है। सबसे ज़्यादा तो पॉलिटिशियंस की लॉयल्टी अहम है, और वो सफारती तौर पर कामयाब हैं। उनकी जितने भी वो अपने कहेंगे कि अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो वो चाहे हिंदू हो चाहे जो मर्जी हो, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। अपने दुनियावी मामलात में वो ठीक काम कर रहे हैं तो आगे तरक्की करेंगे। पाकिस्तान आप सफारती ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात कैसे अच्छे हो गए जहाँ पे एक वज़ीर-ए-आज़म को पता ही नहीं है मैं कल हूँ कि नहीं। उसको तो पता, मतलब जो हमारा टॉप की सुपीरियर जो हम कहेंगे सबसे बड़ी पोस्ट है, उस बंदे को नहीं पता होता कि मैं कल यहाँ पे हूँ कि नहीं। तो एक सफारती लेवल पे अगर हम बात करें, फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, तो वो तो बहुत नीचे का लेवल है उसके साथ। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं पता कि मैं अगर हूँ तो उसकी कैबिनेट को कैसे पता होगा? और देखें कैबिनेट को क्या पता होगा, इसी तरह से जो एक वज़ीर-ए-आज़म अपनी पोस्ट के बारे में नहीं जानता, तो कोई दूसरा मुल्क उसकी बात पे कैसे यकीन करेगा जिसको लेकिन सर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अभी थोड़े अर्से पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया का उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, फिर उससे पहले यूके का ही उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। यूके ने ही कहा था कि अब 3000 प्रोफेशनल्स हमारी कंट्री के अंदर भेजें जो यहाँ पे आके सर्व करें हमारी कंट्री को। अब दोबारा से 3000 बंदे जाएंगे यूके में इंडिया के, और वो वहाँ पे विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी मतलब वीज़ा के, किसी भी स्कीम के वो वहाँ पे रहेंगे। तो पाकिस्तानियों के क्या कोई हम किसी चीज़ में लैग करते हैं, या क्या हमारे कान दो नहीं, हमारे आँखें दो नहीं है जो हमें कोई इस तरह की ऑफ़र नहीं करता? हमारे कान भी दो हैं, आँखें भी दो हैं, लेकिन बात वही है, हमें ऑफ़र ये सारी चीज़ चल रही थी ट्रस्ट बेस के ऊपर। ठीक है, जो एग्रीमेंट एक हुकूमत किसी भी मुल्क से करती है वो हमारे मुल्क में, बल्कि यहाँ के हम लोकल भी अगर काम देख लें, तरक्याती काम हो रहे होते हैं, हुकूमत गिरती है, चेंज होती है, वो हमारे मुल्क के अंदर के तरक्याती काम खत्म जो है बंद हो जाते हैं। और अगर मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो कोई हम पे ट्रस्ट इसलिए नहीं करता कि जिसके साथ वो कुछ चीज़ तय करते हैं हमें पता ही नहीं। हमारी मेजॉरिटी हुकूमतें 2.5-3 साल में गिर जाती हैं। तो हमारा सफारती लेवल पे हम तब कामयाब होंगे कि किसी को मौका दिया जाए पूरे 5 साल 10 साल परफॉर्म करने का। अभी अगर इंडिया की बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी का ये सेकंड टेन्योर है, मतलब उनको 8 से 10 साल पूरे होने वाले हैं। सेम चाइना कैसा है, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर जो आज मुआशी जितना भी मसला है, इसकी बुनियाद सियासी अदम इस्तेकाम है। तो जब तक ये पॉलिटिकली हम लोग, हमें इस चीज़ का पता होगा, एक बंदा अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया जैसा बना लेना। 5 साल का टेन्योर है, उसको 5 साल परफॉर्म तो करने दें। 5 साल वो परफॉर्म करे ना करे, उसके बाद आप किसी से भी जवाब ले सकते हैं। इस पोजीशन में किसी भी सियासी पार्टी से आप जवाब ले ही नहीं सकते, और अगर सफारती लेवल पे फिर तो हम बिल्कुल डेड हो जाएंगे। सर इस तरह तो हमें फिर अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है सारा वो इंडिया जैसा बना लेना चाहिए कि जिस तरह वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, और वो 5 साल जो है जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी की हो या चाहे वो कांग्रेस की हो, अपना टाइम पूरा करती है। तो हमें भी फिर उस तरह का कोई अपना सिस्टम बना लेना चाहिए। भाई देखिए, कानूनी तौर पे हमारा सिस्टम वैसा ही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, वो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन डेमोक्रेसी दोनों जगह है। जहाँ पे डेमोक्रेसी सेफ रहेगी उस मुल्क के मामलात बेहतर होते जाएंगे। अगर हम सिस्टम के बारे में, यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ है? यहाँ हमारी हुकूमत में देख लें तो कबायली निज़ाम है, बाप वज़ीर-ए-आज़म, उसके बाद बेटा वज़ीर आला, उसके बाद फिर वही बेटा बनेगा। मीन्स के किसी भी एक पॉलिटिकल बड़ी पार्टी को आप उठा के देख लें तो वो नाने दादे से चलते चलते वो तो ख़ानदान में पॉलिटिक्स चल रही है। डेमोक्रेसी तो यहाँ भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी तो तब होगी ना कि जब एक ख़ानदान से निकल के लिए बाकी सब लोगों के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज़ हों हुकूमत करने के लिए, तो फिर तो हम डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करते चलें, वहाँ पे भी तो ये सिस्टम है कि पहले मतलब वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और फिर अभी तक अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, वो सारे आ रहे हैं। वो तो एक सिंगल पार्टी है, आज बाहर बैठी है। जो इससे पहले जो इनका वो सरदार था, क्या नाम था, मनमोहन सिंह, उसका तो कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। इसी तरह बीजेपी में इस टाइम जो नरेंद्र मोदी है, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन हमेशा 2 रखी गई हैं। हमने पिछले 35 से 40 साल 2 ख़ानदानों की गुलामी में गुजार दिए। डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। आज भी देखें, पिछले दिनों जो पॉलिटिकली अगर हम बात हो रही थी कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा, वो फिर से वो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर मैं अपने टॉपिक की बात करता चलूँ तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स जाएंगे। पाकिस्तान में इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं? वैसे पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो इस नहीं कैलिबर के हैं। इसमें देखें, पूरी दुनिया में हमारे लोग जाते हैं, काम करते हैं, कामयाब होते हैं,
हमारे लोगों को उन यहाँ पे इस मुल्क में वो जगह ही नहीं मिलती जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो यरगमाल बना हुआ है चंद लोगों के हाथों में। एक छोटा सा ग्रोह है, शायद वो 1-2% होंगे, उसके हाथों में हमारा सिस्टम यरगमाल बना हुआ है, जिसकी वजह से काबिल लोग इधर यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। वो करते ये हैं कि यहाँ से निकलते हैं और बाहर के मुल्क में जाके वहाँ पे जॉब्स करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाहर के लोग हमारे टैलेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि वही टैलेंट हमारे मुल्क में नहीं इस्तेमाल हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ना स्ट्रक्चर वो ठीक नहीं है पॉलिटिकल। थैंक यू सर। आपका शुक्रिया। तो जी वर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट रुबैदुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शहर में गाँव में